हमने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन कंप्लीट किया, उसी के साथ में उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखा था, कैलकुलेशन भी कुछ सीखा था। आज हम एक सेकंड कॉन्सेप्ट देखने हैं। मैंने कहा था कि 6 टाइप ऑफ सम्स हो सकते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में, तो एक टाइप खत्म करते सेकंड तरीका, सेकंड टाइप ऑफ सम ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आज हम कवर करेंगे, जो है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। अब देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं सर, ये सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारे अकॉर्डिंगली, जो हम अभी देख रहे हैं सर, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड होगा, जिसके अंदर हम क्या देखने वाले, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको प्रीवियस लेक्चर बताया था। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर देखा नहीं है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगा, और प्ले लिस्ट में देख सकते हो, जाइए पहले वो देखना, उसके बाद सेकंड वीडियो पे आइए, आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सेकंड चीज, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड के साथ में, जल्द से जल्द शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, क्योंकि हम धीरे धीरे से बहुत सारे क्वेश्चंस और वीडियोस आपको देते रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते सर। यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल कि एक ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी है सर, ठीक है, एक डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी है। कुछ रीजन से, मैं वो रीजन एक्सप्लेन नहीं करूं कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में समझाया था आपको, कुछ रीजन से डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को गुड्स ट्रांसफर किया है, ध्यान समझना, गुड्स ट्रांसफर किया है। तो इस सिचुएशन में जो डिपार्टमेंट ए गिवर है, गिवर ऑफ गुड्स, उसको बोलेंगे ट्रांसफरर, आरओआर, उसे बोलेंगे ट्रांसफरर। और जिसके पास गुड्स रिसीव हो रहा है, जो जो डिपार्टमेंट गुड्स रिसीव कर रहा है, उसको यहां बोलेंगे हम क्या, ट्रांसफरी। क्या बोलेंगे, ट्रांसफरी। गॉट इट। तो यहां पे ये दो डिपार्टमेंट है आपके पास, एक ट्रांसफरर और एक ट्रांसफरी। तो अब यहां पे ना, जब ये डिपार्टमेंट इसको गुड्स ट्रांसफर करेगा, या तो एट कॉस्ट पे करेगा या तो एट सेलिंग प्राइस पे करेगा। तो इसलिए मैंने इसमें लिखा है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कॉन्सेप्ट के साथ में स्टॉक रिजर्व भी समझेंगे, और स्टॉक रिजर्व को अनरियलाइज प्रॉफिट भी कहते हैं। बहुत टाइम पे ऑब्जेक्टिव पूछते तो प्लीज ध्यान रखिएगा सर, स्टॉक रिजर्व और अनरियलाइज प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम चीजें है आपका। चलिए फिर आगे बढ़ते सर। तो यहां तो पहले क्लियर हो गया कि ट्रांसफर कौन, गुड्स भेजने वाला, ट्रांसफर कौन, गुड्स रिसीव करने वाला। इज दैट क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल? ओके। अगर ट्रांसफर, अब जो मैंने इसी एग्जाम्पल लेके यहाँ पे कंसेप्ट समझाया हुआ है, और बिलीव करो स्टूडेंट, सीरियसली बोल रहा हूं मैं, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख के दिया है या स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं, आई डोंट नो कि आपने ऐसा कभी किया होगा, पढ़ा होगा, या आपको कहीं देखने मिलेगा। सो प्लीज प्लीज एंड प्लीज स्टार्ट टू एंड, तो देखो हर चीज को नोटबुक में नोट डाउन करो। ड्यूरिंग आपके एग्जाम के टाइम पे रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है नोट्स का। इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कांटेक्ट भी कर सकते हो कोई डाउट कोई क्वेरी हुआ तो। चलिए, तो फॉर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम ए टू बी में एट कॉस्ट होगा, तो डेफिनेटली कोई भी स्टॉक रिजर्व नहीं होगा। स्टॉक रिजर्व मतलब लोडिंग, लोडिंग मतलब प्रॉफिट अमाउंट। तो अगर एट कॉस्ट हुआ है तो डेफिनेटली स्टॉक रिजर्व कैलकुलेशन की बात ही नहीं बनती है यहाँ पे। लेकिन अगर इनवॉइस प्राइस पे है, दैट मींस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे है, तो आपको यहाँ पे दो सिचुएशन देखना है, प्लीज समझना, यहाँ पे यही चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट में लिखे जाए, इफ द ट्रांसफर स्टॉक पोर्शन इज इन ट्रांसफर इज क्लोजिंग स्टॉक। मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये, कि सर जो बी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है ना, अगर उस स्टॉक के अंदर ए का दिया हुआ स्टॉक का कोई भी पोर्शन होगा, तो ही हमें ये आगे कंटिन्यू करना है, अदरवाइज तो ही हमें कंटिन्यू करना है, अदरवाइज कंटिन्यू नहीं करना। फिर से रिपीट करता हूं, मान लो मैं बी डिपार्टमेंट, सामने वाला ए डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट से मेरे पास कुछ स्टॉक आया हुआ था, अगर मैंने जो ए डिपार्टमेंट से स्टॉक आया था पूरा मैंने बेच दिया है, उस ए डिपार्टमेंट से आया हुआ स्टॉक एक भी मेरे पास मेरे क्लोजिंग स्टॉक में नहीं है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक में जो स्टॉक पड़ा हुआ मेरे ही डिपार्टमेंट का है, ए डिपार्टमेंट से आया हुआ स्टॉक बिल्कुल नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपको कोई भी रिजर्व निकालने की जरूरत नहीं है। बट मेरे पास जो ए डिपार्टमेंट से स्टॉक आया था एज अ बी डिपार्टमेंट, मैं बोल रहा हूं, अगर ए डिपार्टमेंट से जो स्टॉक आया था फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी, उसमें से 80 क्वांटिटी मैंने बेच दिया हूं, 20 क्वांटिटी जो अभी मेरे पास पड़ा वो ए डिपार्टमेंट का है। मतलब मेरे क्लोजिंग स्टॉक में ए डिपार्टमेंट का पोर्शन अगर पड़ा हुआ है, तो उस सिचुएशन में हमें ये वाला स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? होप तो समझा होगा, अदरवाइज फिर से आप रीप्ले करके देखना, समझे मैंने क्या बोला। सिंपल सा, अगर मैं बी डिपार्टमेंट हूं,
जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है उसके अंदर कुछ भी पोर्शन एक डिपार्टमेंट से आया हुआ, दैट इज ट्रांसफर का एक भी स्टॉक पड़ा रहेगा तो मुझे रिजर्व निकालना पड़ेगा। मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया, इसलिए मैंने ए और बी यूज करके कंफ्यूजन ना हो, क्लैरिटी मिले। होप सो समझा होगा, समझा तो वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट। ओके अब देखिए, तो मैंने बोल दिया अगर एज अ बी डिपार्टमेंट ट्रांसफरी मेरे पास जो स्टॉक है उसमें अगर ए का एक भी स्टॉक नहीं है तो रिजर्व तो निकालना ही नहीं है। अब अगर स्टॉक है मेरे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर तो सर क्या करना होगा, रिजर्व कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद डिपार्टमेंट। अगर क्लोजिंग स्टॉक का निकालो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग निकालो ओपनिंग स्टॉक। तो सर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद डिपार्टमेंट मतलब मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो अमाउंट मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन स्टॉक, मोस्टली दिया हुआ होता है। अब मान लो अगर दोनों भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों इनपुट करो आपको स्टॉक रिजर्व मिल गया, क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करो। बट अब मान लो आपको वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विथ डिपार्टमेंट क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है, तो अब ये कैसे फाइंड आउट करना है, यहां ध्यान देना। दो ऑप्शन अब यहां पे, अगर ये नहीं दिया है तो आपको शायद कहीं तो करंट रेशियो दिया होगा, ठीक है, कंटेंट रेशियो बोलूंगा, करंट नहीं कंटेंट रेशियो। तो कंटेंट रेशियो दिया है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। मतलब क्या, टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है एज अ बी डिपार्टमेंट मेरे पास, उसमें उसका कितना कंटेंट है, रेशियो कंटेंट है, कितना कंटेंट रेशियो उसका मेरे पास है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो टोटल स्टॉक मेरे पास कितना पड़ा हुआ, उसके अंदर उसका कितना कंटेंट इंक्लूड है, ये करने में मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला पार्ट मिल जाएगा। बट अगर टोटल दिया है बट कंटेंट रेशियो ही नहीं दिया है तो क्या करोगे, तो कंटेंट रेशियो निकालने के फिर मैंने फॉर्मूला बताया, वो स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप, कंफ्यूज नहीं होना सर। अब कंटेंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला यहां पे है कि कितना वैल्यू ऑफ ट्रांसफर किया था उसने गुड्स मुझे, दूसरा डिवाइड बाय जो ट्रेडिंग का डेबिट में जितने कंटेंट होंगे इंक्लूडिंग परचेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, वो सारी चीजें यहां पे आ जाएंगे। ओके, डायरेक्ट परचेस एक्सपेंसेस और कभी कभी वैल्यू ऑफ ट्रांसफर भी। इज दैट क्लियर सबसे पहले, समझा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये इसकी मदद से आप क्या निकाल दोगे सर, कंटेंट रेशियो मिल जाएगा। कंटेंट रेशियो यहां पे अगर अप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करने पे आपको ये मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप, पहले क्वेश्चन देखने का, क्या क्लोजिंग स्टॉक विथ डिपार्टमेंट कितना पड़ा हुआ है वो दिया है क्या, बी के पास ए का कितना क्लोजिंग पड़ा है वो दिया है क्या, दिया है तो क्वेश्चन कंटिन्यू करो। अगर ये नहीं दिया है ठीक है, ढूंढो कंटेंट रेशियो है क्या, देखो क्योंकि ये तो 100% क्वेश्चन में रहेगा। चेक करो क्या क्वेश्चन में कंटेंट रेशियो है क्या, अगर है तो यहीं पे सॉल्व करो, ये यहाँ पे आ जाएगा। बट सर कंटेंट रेशियो भी नहीं है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ टेंशन मत लो, अगर मान लो कंटेंट रेशियो भी नहीं है तब सर कंटेंट रेशियो के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये सब डेटा तो 100% क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसकी मदद से कंटेंट रेशियो मिला, फिर कंटेंट रेशियो और इसकी मदद से आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद डिपार्टमेंट, और यहाँ से आपको मिल जाएगा रिजर्व। समझ रहे क्या बोलना चाह रहा हूँ, अरे बोलो ना हाँ यार, अरे बोलो ना हाँ यार, प्यार से बोलो ना, क्या जय माता जी, चलो ठीक है टाइप करो जय माता जी जय माता जी जय माता जी जय माता जी। ओके आगे सुना दे, चलो यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। अब अगर ऐसा भी तो हो सकता है परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन स्टॉक नहीं दिया होगा, दिया है तो वेल एंड गुड, दिया है तो टेंशन ही नहीं, डोकरा ताप न करे बाबा, दिया है लिखो आगे बढ़ो। बट अगर ये भी नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बता रहा कैसे निकालने का, ये देखो, ये फॉर्मूला अप्लाई करो काम खत्म, फॉर्मूला अप्लाई करो काम खत्म, बस इतने चीजें आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। हमें स्टॉक रिजर्व निकालना है, मेन फॉर्मूला तो यही है, यही दिया है तो काम खत्म, नहीं दिया तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमें फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है, दैट्स इट बॉस। और कुछ नहीं करना, हमें इतना ही से ध्यान देना, इतना से काम करना है, बरोबर है, आ जाएगा समझ जाएगा कर लेंगे, वेरी गुड। चलो इसी के बेस पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करते, अगेन कहीं और से मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो प्रायोरिटी सबसे पहले आपके स्टडी मटेरियल क्वेश्चन करो, फिर आपके प्रीवियस क्वेश्चन करो, फिर इंस्टीट्यूट द्वारा दिए हुए अदर क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो तो हमने क्वेश्चन 14 कवर किया था जहां तक मुझे याद है, और 15 तो हमें करना है अभी, बराबर। चलो ये आ गया 15 वाला सर क्वेश्चन, अपना स्टार्ट करते हैं। चलो ध्यान दो, अ फॉर्म हैज अ टू डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग, देखो एक डिपार्टमेंट है रॉ मटेरियल, एक डिपार्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग। द फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट विथ रॉ मटेरियल सप्लाइड बाय रॉ मटेरियल। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सिंपल सा, एक रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट है, एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है।
तो यहाँ पे रॉ मटेरियल खुद भी मार्केट में बेचता है, साथ में अपने बाजू वाले डिपार्टमेंट को सेंड भी करता है। ओके, देन फिर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बाहर जाके फिनिश गुड सेल करता है। देखो यहाँ आगे लिखा भी है, सप्लाइड बाय रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट एट सेलिंग प्राइस। ओ आया गड़बड़, एट सेलिंग प्राइस बोल दिया। अगर ये एट कॉस्ट बोलता है तो रिजर्व का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। मैंने कहा ना ऊपर डायग्राम में अभी, अगर एट कॉस्ट होता है तो रिजर्व कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। एट सेलिंग प्राइस बोला है, इसे रिजर्व कॉन्सेप्ट आएगा। ओके, फिर क्या बोला, द फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस बाय द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट विथ रॉ मटेरियल वाला बोला है। सेलिंग प्राइस यूजिंग द फॉलोइंग प्रीपेड डिपार्टमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना कि रॉ मटेरियल जो मैन्युफैक्चर भेजा है वो सेलिंग प्राइस पे है, तो इसलिए हमें इसका बीच का लोडिंग दैट इज स्टॉक रिजर्व जो मैं अभी समझाया वो निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ के समझना चाहिए कि कहाँ क्या सॉल्व करना है, कहाँ नहीं करना है। तो यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि ये सेंट हो रहा है सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, इसके बीच का हमें स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते। तो हमारे पास क्वेश्चन है स्टार्टिंग से ही, ओपनिंग स्टॉक है, परचेस है। ओपनिंग स्टॉक दोनों का दिया, परचेस दोनों का दिया, सेल्स दोनों का दिया। मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में ही होगा, इसे इसी में दिया हुआ है, कॉमन सेंस अप्लाई किया हुआ है। सेलिंग एक्सपेंसेस सर दोनों सेल कर रहे हैं, इसलिए दोनों भी सेलिंग एक्सपेंसेस कर सकते हैं। रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू मैन्युफैक्चरिंग, ध्यान देना, रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग इज अ रिसीवर और रॉ मटेरियल इज अ सेलर डिपार्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक दोनों का दिया हुआ है। अब रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग के पास गया तो मैन्युफैक्चरिंग के इस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कितना पार्ट रॉ मटेरियल का पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा है, इसके बारे में नीचे कुछ डेटा दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ 20% फॉर मैन्युफैक्चरिंग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दो क्या बोला, इस 24,000 के अंदर 25% जो है वो इटसेल्फ मैन्युफैक्चरिंग का ही है, इटसेल्फ मैन्युफैक्चरिंग का ही है। इसका मतलब बोलना क्या चाह रहा है वो, 25% अगर मैन्युफैक्चरिंग का ही है तो 75% किसका होगा, वो 70% वो रॉ मटेरियल। क्लियरली बोल के भी दे दिया, मतलब ये है कि कंटेंट रेशियो दिया है क्वेश्चन में, कंटेंट रेशियो दे के रखा है कि 75% इसमें इंक्लूड है। ओके, डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया, कंटेंट रेशियो दिया हुआ है। ओके, इन द प्रीसीडिंग ईयर रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट अर्न ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10% बता के दिया है। सैलरीज ऑफ 5,000 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम 1,600 आर अलोकेटेड बिटवीन टू डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेशियो। ये भी बोला है कि दो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है उसको आप सेल्स रेशियो में बांट दो सर, और एट द नेट प्रॉफिट निकाल काम खत्म करो, कर देंगे, कर देंगे यार। अब देखो जो स्टॉक रिजर्व है ना, स्टॉक रिजर्व उसको ना ट्रेडिंग में लिखना है ना प्रॉफिट लॉस में लिखना है, कहाँ लिखना है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ लिखना है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, बोलो बोलो कहाँ लिखना है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर। ओके, चलिए तो हम लोग आते हैं यहाँ पे फॉर्मेट रेडी है आप लोग के लिए, इन द बुक्स ऑफ डिपार्टमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड। और मैंने कहा कि जनरल प्रॉफिट लॉस सारा खेल जो नया कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ आपका जनरल प्रॉफिट लॉस में इफेक्ट पड़ेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में कुछ भी नहीं। तो जैसे हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस को क्लोज करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, सब कुछ पहले वैसे कर लेते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस क्लोज करते हैं, फिर आराम से बात करेंगे हम बैठ के एकदम चाय पीते हुए, कॉफी पीते हुए सर, क्या जनरल प्रॉफिट लॉस के बारे में। ओके, सबसे पहली बात है सर ओपनिंग स्टॉक 120 एंड 20 का दिया हुआ है। ए जस्ट अ सेकेंड, ये हम चेंज कर देते हैं, यहाँ आपका आना चाहिए डिंग 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 डिंग, क्या आ जाएगा ये, अरे है ना इधर, इधर बनाया हुआ है, सॉरी सॉरी, इधर बनाया हुआ अपने पास। चलो सबसे पहले सर यहाँ पे आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग दोनों का दिया हुआ है, अमाउंट है 120 और 20। ये तो साथ में लिखते चलो, साथ में लिखते चलो, प्रैक्टिस होगा, बाद में समझते लिखेंगे बट नहीं लिख पाते, ध्यान रखना। 20,000, उसके बाद से परचेस है, कोई रिटर्न्स नहीं कुछ नहीं, तो यहीं पे आने वाला है टू परचेस। क्या अमाउंट दिया हुआ है, 8 लाख और 6,000 ओनली, 8 लाख, देन यहाँ पे 6,000। उसके बाद है सर सेल्स 880 और 180, यहीं पे क्रेडिट में आएगा बराबर, बाय सेल्स 8,80,000 एंड ये है 1,80,000। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, यस सर, हाँ 8,80 और 1,80 बराबर है, हाँ सर बराबर है। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 24,000, मैन्युफैक्चरिंग मतलब डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग में लिखना है हमें टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस
क्या अमाउंट है ये? 24,000। चलो, अब उसका सेलिंग एक्सपेंसेस है सर, सेलिंग दोनों में आएगा। अगेन सेलिंग सर प्रॉफिट लॉस का पार्ट है, तो हम जो काम करेंगे ये पार्ट डिवाइड कर देते ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस के लिए। अब यहाँ आते हम लिखेंगे टू सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंस का अमाउंट कितना है सर? 1600 और 1800। 1600 और ये 800, 800 सॉरी, होता है यार गलती इंसान से भी, इंसान ही है कि नहीं। तो सेलिंग के बाद है रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू मैन। प्लीज समझना है इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, मैं समझाता हूँ। मैं विदाउट जर्नल एंट्री समझा सकता हूँ मैं, बट पहले जर्नल एंट्री थ्रू समझो, वरना बोलेंगे सर लॉजिक नहीं बताया, कॉन्सेप्ट नहीं बताया, लॉजिक बता दे। सुनो, रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इज अ रिसीवर, तो उसका जर्नल एंट्री होता है सर मैन्युफैक्चरिंग डेबिट टू रॉ मटेरियल। याद करो कॉन्ट्रा एंट्री कुछ वैसा है। तो सर टू रॉ मटेरियल है, तो पहले यहाँ पे आना चाहिए टू रॉ मटेरियल, और ये गुड्स की बात है इसलिए डेबिट ट्रेडिंग में आएगा। पहले यहाँ पे आ गया टू रॉ मटेरियल, या तो कैश एंड बैंक वाला कॉन्सेप्ट है क्या, टू रॉ मटेरियल। अब यहाँ रॉ मटेरियल लिखा है, मतलब अमाउंट कहाँ पे आने वाला है? मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग को एज अ बेस पकड़ा। अमाउंट कितना है इसका? 24,000। क्या अमाउंट है? 24,000। ओके। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में ना, मतलब बाय मैन्युफैक्चरिंग है, बाय वाला पार्ट कहाँ आता है? क्रेडिट में आता है। तो क्रेडिट में जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे बाय मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब जब मैन्युफैक्चरिंग लिख दिया मतलब सर क्या होगा इसका? रॉ मटेरियल में डैश आएगा। अमाउंट कितना है सर? अमाउंट है 1,20,000। अब ये तो हो गया हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्री अकॉर्डिंगली, जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग। अब मैं तो डायरेक्ट समझाता हूँ। यहाँ पे बोला क्या है? रॉ मटेरियल ने मैन्युफैक्चरिंग को दिया, तो यहाँ पे ना आप लोग ऐसा समझ लो कि रॉ मटेरियल ने मैन्युफैक्चरिंग को दिया, तो मैन्युफैक्चरिंग इज वन काइंड ऑफ कस्टमर फॉर एग्जांपल। तो रॉ मटेरियल ने क्या किया सर? रॉ मटेरियल ने सेल किया, रॉ मटेरियल ने सेल किया, इसलिए लिख सकते हो रॉ मटेरियल कॉलम में क्रेडिट में दिख रहा है। इस चीज सेल क्रेडिट में आता है, तो रॉ मटेरियल कॉलम में एक मिनट कुछ रॉन्ग लिखा मैंने, हाँ ये देखो रॉन्ग लिखा मैंने, ये यहाँ पे आएगा ना, अभी मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग का, तो कहाँ पे आना चाहिए? रॉ मटेरियल। ये कितना? 24,000 ना, 24 है ना, क्या अमाउंट है? 1,20,000 यार, ओ सॉरी, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। रुक जाओ पहले लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ मैं। 1,20,000, ये भी 1,20,000, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, रॉ मटेरियल ने मैन्युफैक्चरिंग को सोल्ड किया ऐसा एज्यूम करो, तो रॉ मटेरियल इज सेलर ना, वन काइंड ऑफ सेल्स। कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में, तो क्रेडिट में रॉ मटेरियल कॉलम में आ गया सेल्स एजम्पशन पे। अब वैसे ही मैन्युफैक्चर ने रॉ मटेरियल से कलेक्ट किया, तो मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है? एक तरह का परचेस कर रहा है, तो परचेस कहाँ पे था? डेबिट में। देखो मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में आ गया। सिंपल था, दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, कॉन्सेप्ट बता दिया, लॉजिक बता दिया मैंने, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों भी आंसर राइट है अपना। आगे बढ़ते, क्लोजिंग स्टॉक दिया 80 और 24 का, यहीं पे है बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्या क्या अमाउंट है? 80 एंड 24, 80,000 एंड 24,000। डन। तो हमने पूरा पार्ट खत्म कर दिया, अब आते हैं मेन पार्ट पे। सर नीचे बोला, अच्छा उससे पहले काम कर लेते ना, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस ड्रॉ करके सॉल्व लेके टैली कर लेते, क्योंकि पूरी कहानी जो गड़बड़ होने वाली है सर, कहाँ होने वाली है? जनरल प्रॉफिट लॉस में। तो स्टिल जहां तक गड़बड़ नहीं है पहले इतना कर रहे हैं, कभी भी एग्जाम में भी पूरा करने के चक्कर में मत बैठो। अगर कोई सम में कोई एडजस्टमेंट नहीं आ रहा है या कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, तो पहले एक एक करके जो जो आ रहा है उसका पोस्टिंग करते जाने का। तो कभी कभी ना पोस्टिंग करते करते ऑटोमेटिक हमारे डाउट क्लियर होते जाते हैं, और समझता है कि हाँ इसका चीज वहां पे आएगा, ये चीज वहां पे आएगा, वो चीज वहां पर आएगा, ऑटोमेटिक डाउट क्लियर होता है। तो इसलिए प्लीज हमेशा ट्राई करो कि लिखो, ठीक है। चलो, तो आगे आते प्रॉफिट लॉस के लिए। देखो ये जो चीज है ना, 5,1,600 सेलिंग रेशियो बोला हुआ है, तो यहीं पे आते हैं। क्या क्या था इसमें? टू इंश्योरेंस था, और एक था टू सैलरीज। बरोबर, थोड़ा स्पेस ले लेते ना, बहुत जगह है अपने पास। पहला जी भाग के आ गया इसका, देखो पकड़ो इसको। ओके, इंश्योरेंस का अमाउंट दिया कितना है? इंश्योरेंस का अमाउंट है सर 1,600, ये 1,600 है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसका जीपी और एनपी निकाल लेते हैं फटाफट।
सर 180 एंड 24 दैट इज 2,04,000 टोटल आ जाएगा, बरोबर। सेम 2,04,000 यहाँ पर भी आ जाएगा। इस 2,04,000 में से डेबिट के 3 अमाउंट माइनस कर लो, 2,04,000 माइनस 26,000 माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू 58,000। 58 राइट है ना? कुछ और छूटा है क्या हमारा? ए मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग आना चाहिए ना। ओ ओ ओ ओ सो सॉरी 24 यहाँ पे आएगा, 24 और माइनस कर दो, 34,000 34,000 सर। तो वैसे हम रॉ मटेरियल भी निकाल लेंगे, जीपी 8 9 लाख 10 लाख 80,000, सेम 10 लाख 80 यहाँ पर आएगा। 10 लाख 80 में से 9 लाख 20 माइनस कर दो, डेफिनेटली 1 लाख 60 आना चाहिए फिर मेरे हिसाब से। तो एक बार चेक कर लो, 10 लाख 80,000 माइनस 9 लाख 20,000 इज इक्वल टू 1 लाख 60। तो ये मिल गया हमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिल गया? ग्रॉस प्रॉफिट। अब ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में, यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये 1,60,000, ये 34,000। सो अब जैसे हमने जीपी निकाला वैसे एज इट इज हमें दोनों डिपार्टमेंट का एनपी निकालना है। अब दोनों का डेफिनेटली क्रेडिट ही ज्यादा है सर, 1,60,000 एंड 34,000, 1,60,000 एंड 34,000। अब 34,000 में से माइनस कर दो 800 माइनस 272 और माइनस 849 इक्वल करने पे आ जाएगा सर हमारा जो एनपी है सेकेंड डिपार्टमेंट का 32,079 रुपीज। और ये 1,60,000 माइनस 16,000 माइनस 1328 माइनस 4151 ये करने पे आएगा 13। एक बार फिर से कर दो, 160 माइनस 1600 माइनस 1328 माइनस 4151। ओके हाँ ये रॉन्ग टाइप का था मैंने आई थिंक। तो ये आ रहा है हमारा 1,52,921। ये देखो आ गया हमारा एनपी आ गया सर, हमारा एनपी आ गया, बरोबर। ये हो गया हमारा टू नेट प्रॉफिट। यहां तक कोई गड़बड़ नहीं था, यहां तक हमने प्रॉपरली ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस क्लोज कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो पहले इसको जो नेट प्रॉफिट दोनों डिपार्टमेंट का अलग अलग है ना, उनको कंबाइन करके हम ट्रांसफर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहां पर आएंगे, लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट दो डिपार्टमेंट का, एक है रॉ मटेरियल एक है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इनका अमाउंट कितना कितना है सर? ये है 1,52,921, ठीक है। और सेकेंड है सर 32,079 रुपीज। अब जो मैंने लोडिंग की बात किया है वो हमें ढंग से करना पड़ेगा, वो हमें यहाँ पे एज अ वर्किंग हम इसको सॉल्व करेंगे सर। तो मैं यहाँ पे पेज ले लेता हूं, यहां हम क्या करने वाले अभी वर्किंग सॉल्व करने वाले हैं। ये डिंग डिंग, चलो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आपको चीजें कंफ्यूज है, जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया बेसिक थ्योरी वही काम देने वाला है यहाँ पे। बोलो हाँ, बोलो हाँ फटाफट, और कमेंट में टाइप कर दो हाँ 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 यस सर। चलो तो सर हम करने जा रहे हैं हमारा वर्किंग नोट। करें स्टार्ट। अब मैं ना वर्किंग नोट के ना मैं वन बाय वन चीज समझाऊंगा आपको, मैं यही फॉर्मूला रिफर करूंगा जो मैंने समझाया आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझे स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व का फॉर्मूला क्या लिखा देखो, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विथ डिपार्टमेंट मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विथ प्रॉफिट ऑन स्टॉक, बराबर। तो उसको हम पहले एज इट इज पहले फॉर्मूला लिखेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं करना हमें। मैं बता रहा है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही बताता कि कुछ समझे कि हाँ हम जो कर रहे हैं राइट कर रहे हैं। और मैं फिर बोलूंगा कि मैं हमेशा जो भी चीज करता हूँ सेम मेथड से हर क्वेश्चन पे सॉल्व करता, ताकि वो लेंदी हो या शॉर्टकट हो, मैं हमेशा सेम मेथड हर क्वेश्चन में अप्लाई करता हूँ। उससे क्या होता है, मेथड भी याद हो जाता है और क्वेश्चन का आंसर निकालने में इजी भी होता है, कुछ बाहर बहुत नहीं करना पड़ता। अब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विथ डिपार्टमेंट देखो क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट यस कंटेंट रेशियो दिया, वैल्यू सीधे नहीं दिया हुआ है। इसका हम पहले सबसे पहले क्या करने वाले, हम निकालने वाले सर, ए है ना लिखा हुआ है हमारे पास, है कि नहीं?
लिखा हुआ है सर। देखो अब हमें ये निकालना है सर, ये वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद डिपार्टमेंट वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमें क्या करना है अभी, अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, लेकिन यस कंटेंट रेशियो है। तो पहले मैं ये लिखूंगा, अब उसके लिए क्लोजिंग, टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना हमें वो चेक करना पड़ेगा। हमने अभी अभी सॉल्व किया टोटल क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा मुझे बताओ हम किसका रिजर्व निकाल रहे हैं, इसका स्टॉक इसके पास है ना, दैट इज रॉ मटेरियल स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग के पास है। तो मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक में कितना इसका, मतलब इसके अंदर से रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना कंटेंट इंक्लूड है वो पता करना हमें, इसलिए इसको पकड़ेंगे, दैट इज 24,000। तो यहां पर आ गया क्लोजिंग स्टॉक टोटल 24,000 मल्टीप्लाई कंटेंट रेशियो, जो क्वेश्चन में दिया कितना है आपको, कितना इंक्लूड से बोला था 25 खुद के मैन्युफैक्चरिंग का है, तो रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक हमारे पास पड़ा रहेगा एज ए मैन्युफैक्चरिंग 75%, तो मल्टीप्लाई 75% निकालिए जरा, 24,000 मल्टीप्लाई 75% इज इक्वल टू 18,000 आ जाएगा आपको। ये कितना आ गया 18,000, मतलब क्लोजिंग वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विथ डिपार्टमेंट आ गया 18,000 सर। मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन स्टॉक, ये नहीं दिया, जीपी रेशियो दिया बट प्रॉफिट ऑन स्टॉक नहीं दिया, यस सर नो, प्रॉफिट ऑन स्टॉक नहीं दिया है, तो मुझे वो भी निकालना पड़ेगा सर। मुझे क्या करना पड़ेगा, वो भी निकालना पड़ेगा। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो ये वाला, ये आपको क्वेश्चन में जो दिया है ना वो जीपी रेशियो दिया है, ये पूरा नहीं दिया है, तो मुझे ये निकालना है सर। इसको उठाऊंगा डिंडिंग एज इट इज, यहां आ जाऊंगा, सेम मुझे अब वो चीज निकालना है सर, तो यहां लिखता हूं मैं, क्वेश्चन में जीपी दिया हुआ है, जीपी क्या दिया हुआ है, हाँ सॉरी, ये आपको जस्ट अ सेकेंड, जीपी रेशियो दिया तो है बट किस चीज का दिया, देखो इन द प्रीसीडिंग ईयर रॉ मटेरियल अर्न ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 10%, प्रीसीडिंग पिछले साल प्रॉफिट की बात कर रहा है वो, मतलब पिछले साल की बात कर, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक के ऊपर आएगा। इस बार हमें क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों पे चार्ज करना है, ओ हो, हमें इस बार ओपनिंग क्लोजिंग दोनों पे चार्ज करना है। अभी करंटली मैं क्लोजिंग पे कर रहा हूं, तो ये जो आपको परसेंटेज तो दिया है, देखो यहाँ पे आना चाहिए परसेंटेज, यहाँ पे आना चाहिए, बट जो हम कर रहे हैं अभी ये हम कर रहे हैं क्लोजिंग के लिए। किसके लिए कर रहे हैं सर, क्लोजिंग स्टॉक के लिए कर रहा हूं मैं, क्लोजिंग स्टॉक के लिए। और जो रेशियो दिया है, जो परसेंटेज दिया है, वो ओपनिंग स्टॉक का दिया है। तो क्या समझा आपको, तो प्रीवियस है, प्रीसीडिंग पिछले साल का प्रॉफिट, जो पिछले साल का प्रॉफिट मतलब करंट का ओपनिंग रहा होगा, इज दैट क्लियर। तो हमें ओपनिंग स्टॉक पे भी रिजर्व निकालना है, ओके ठीक है। तो हाँ अभी क्लोजिंग का ऐसा रेट नहीं दिया, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं सर क्लोजिंग स्टॉक के लिए। तो अब सबसे पहली बात तो जीपी चेक करो कितना आया हमारे पास, जीपी किसका, इसका, ध्यान रखना प्लीज प्लीज समझो, मैं यहाँ पे परसेंटेज निकालने जाता हूँ, इससे हम देखना डेटा इसका यूज करना अभी जीपी के लिए। तो जीपी कितना 160, जब जीपी इसका यूज करो सेल्स भी इसी का यूज करूंगा मैं, समझ रहे। तो यहां पर आऊंगा मैं, लिखूंगा जीपी जो है 1,60,000 है, सेल्स जो है उसी डिपार्टमेंट का, स्टेप्स याद रखो मेरा, स्टेप्स 880 और 120 है, 880 एंड 120, ये 880 है प्लस ये 120 है, और ये लिख के भी देना, बट ऑफ ट्रांसफर का चाहिए, ऑफ ट्रांसफर का जो भेज रहा है, मल्टीप्लाई 100, सॉल्व कीजिए फटाफट 1,60,000 डिवाइड बाय 8 9 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 16% आ गया। ये लो, ये आपका मिल गया आपको 16%। अब ये 16% यहाँ अप्लाई कर दो, काम खत्म हो जाएगा। 18,000 मल्टीप्लाई 16%, ये आ गया आपका 2,880। जैसा अभी ये ओपनिंग का निकला है, डिक्टो एज इट इज में क्लोजिंग का निकालना है, डिक्टो एज इट इज क्लोजिंग का निकालना है, बट क्लोजिंग का इजी हो जाए क्योंकि दिया हुआ है उसमें। वर्किंग नोट नंबर 2 सेम एज इट इज सर हम निकालने वाले किसका, अभी ओपनिंग का, जैसे हमने क्लोजिंग का निकाला एज इट इज हमें किसका निकालना है सर, ओपनिंग का। तो मैं यहाँ पे आता हूं और ये ओपनिंग के लिए पहले फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे फॉर्मूला सर, एज इट इज। ध्यान रखना खाली ये किसका है, अभी ओपनिंग स्टॉक का, ओपनिंग, ये हमारे ओपनिंग स्टॉक का है सर। सो देखो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विथ डिपार्टमेंट, अगेन ओपनिंग का नहीं दिया है, बरोबर, रेशियो दिया इस बार बट ओपनिंग का ये स्टॉक नहीं दिया, तो हमें
यही वाला कॉन्सेप्ट क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा सर, बरोबर। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो सर टोटल स्टॉक कितना आप चेक कीजिए, टोटल स्टॉक, ओपनिंग की बात हो रहा है भैया, ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग, देखो मैन्युफैक्चरिंग के पास टोटल ओपनिंग स्टॉक 20 था, इसका कब पकड़ना है, सिर्फ और सिर्फ जीपी निकालने के लिए, ये 20,000 था बराबर, तो ये 20,000 सर टोटल स्टॉक था। कंटेंट रेशियो सेम एज इट इज सर, नो डाउट 70%, 25 मैन्युफैक्चर खुद का है तो उसका 75 रहा होगा, 15,000 आना चाहिए ना, 20 का 75%, तो ये मिल गया यहाँ पे, तो 15,000 यहाँ पे आ गया, और ये परसेंटेज इस बार दिया है शायद 10% था, यस सर, ये देखो ये वाला इस बार 10% बता के दिया, दैट इज 1,500, क्या है सर 1,500। अब सारा वर्किंग खत्म हो चुका है, अब इसको रिकॉर्ड करना है, कोई कोई नेट अमाउंट रिकॉर्ड करता है, कोई कोई दोनों अपोजिट साइड में रिकॉर्ड करता, दोनों चलेगा, मैं हमेशा अपोजिट रिकॉर्ड करता हूँ, मतलब क्या करता है कोई कोई इसमें इसको माइनस करेगा और अमाउंट रिकॉर्ड करता है नेट अमाउंट रिजर्व का, बट मैं नेट नहीं, मैं प्रॉपर क्लैरिटी के लिए जैसे मैं ब्रांच में सीखा हूँ, जैसे मैंने कंसाइनमेंट में सीखा है वैसे मैं डिपार्टमेंट में सिखाऊंगा। देखो ये क्लोजिंग स्टॉक का है, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्रेडिट में होता है तो उसका लोडिंग डेबिट में आएगा, समझे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ये ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट में होता है तो रिजर्व कहां आएगा, क्रेडिट साइड, इस तरीके से। तो यहां पे आ जाओ, पहले यहां पर आएगा आपका टू क्लोजिंग स्टॉक, बस और मैक्स टू मैक्स 5 मिनट, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, ये हमने देखा वर्किंग नोट नंबर 1 में जो कि अमाउंट था 2,800 मेरे हिसाब से, एक बार वेरीफाई कर लो, यस सर 2,888। अब यहीं पे आएगा आपका बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। एक काम करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है वो ले लूंगा, ठीक है, तो थोड़ा सा क्लैरिटी और मिले, बट उससे पहले प्लीज आप लोग ये अच्छे से जरूर कर लेना, स्टेप बाय स्टेप जाना, बस समझेगा सब कुछ। वर्किंग नोट पे सर हमारा ओपनिंग का 1,500 है, 1,500, दैट्स इट बॉस, बस क्लोज करो, आपको आपका फाइनल नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, प्लस करो 152921 प्लस 32079 प्लस 1,500, टोटल आ रहा है 1,86,500, 1,86,500 माइनस कर दो 2,880 इक्वल टू फाइनल 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 नेट प्रॉफिट, एकदम फाइनल वाला नेट प्रॉफिट सर, ये आ गया 1,83,620। होप सो आपको ये आज का ये नया वाला कॉन्सेप्ट डेफिनेटली समझा होगा, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव ही पूछ सकता है और साथ में क्वेश्चन के अंदर भी, तो ये रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट प्लीज अगेन कहूंगा मैं, ये स्टेप्स को ध्यान से समझना करना, इसके पर पूरा सम खत्म हो जाता है, आपको बस समझना है कि हाँ रिजर्व निकालना है, कैसे समझा मैंने कि इसने इसको सेलिंग प्राइस भेजा इसलिए रिजर्व निकालना है। होप सो आपको चीजें क्लियर मिला हो, क्लियर हुआ रहेगा। ये हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस सारा चीज कवर हुआ, ये हमारा वर्किंग हो गया। अब मिलेंगे अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में, तो पढ़ते रहिए, पांडा सब याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।